धूप में छाया है वो, ममता भी वो, मन्नत भी वो, जिंदगी को जीने की चाहत भी वो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज की नारी की, जो हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। आज धरती धौरानी के इस मंच पर भी हम आपको एक ऐसी ही महिला से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने न केवल लेखन के क्षेत्र में बल्कि कला, संस्कृति, नृत्य और गायन हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है और समाज के सामने महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन के खड़ी है। लेकिन सबसे पहले आप प्यारे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन आपके अपने कार्यक्रम धरती धौरानी में। स्वीकार कीजिए प्रज्ञा का नमस्कार। शब्दों की क्या कहनी, महके तो लगाओ और साथ में बहके तो गाओ। इसीलिए कहते हैं कि शब्दों की माया शब्द ही जाने। शब्द तो दिल से निकलते हैं, दिमाग से तो सिर्फ मतलब ही निकलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो इंसान सिर्फ मतलब के लिए अपने संबंधों को जोड़ के रखता है उसका दायरा बड़ा ही छोटा होता है, और जो इंसान खुले दिल से सर्व मंगल कामना का भाव रखते हैं उनका दायरा बहुत बड़ा होता है, या यूं कहूं कि वो सबके दिलों पे राज करते हैं। तो इसी प्यारी सी सोच के साथ में आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम धरती धौरानी में स्वीकार करें कुलदीप का नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शब्दों की माया बड़ी अजीब होती है। शब्दों से इंसान को नाराज भी कर सकते हैं तो शब्दों से इंसान को प्यार भी कर सकते हैं, क्योंकि शब्दों का खेल बड़ा निराला होता है। और आज जो हमारी स्पेशल गेस्ट आई भी हैं वो भी शब्दों की बड़ी जादूगर है, या यूं कहूं कि वो अपनी कलम से एक विशेष रचनात्मक माहौल बनाने में एक्सपर्ट हैं, निपुण हैं। और सिर्फ वो केवल एक साहित्यकार ही नहीं, कवियत्री नहीं, लेखिका भी नहीं, बल्कि वो एक बेहतरीन डांसर भी है, पेंटर भी है। तो चलिए अब हम मुलाकात करते हैं हमारे आज की स्पेशल गेस्ट से, निशा माथुर जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है धरती धौरानी में। तो कुलदीप, आज निशा जी हमारे मंच पर आई है। धरती धौरानी की कवित्री भी है, लेखिका भी है, तुमने बताया डांसर भी है और गायन भी अच्छा करती है। तो एक साहित्यकार कैसा होता है, मैं ये जानना चाहूंगी, किस तरह एक साहित्यकार के रूप में अपना परिचय देना चाहेंगी? धन्यवाद प्रज्ञा। मैं एक साहित्यकार के रूप में अपनी 2 लाइनें समर्पित करूंगी। नृत्य मेरी रूह बसे, कर में लेखनी सा, नृत्य मेरी रूह बसे, कर में लेखनी सा, निशा नाम मोहे अति प्रिय, रोज लिखो सुप्रभात, रोज लिखो सुप्रभात। नमस्ते जयपुर से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुलदीप, जैसा कि इन्होंने बताया कर में लेखनी बसे और मन में नृत्य बसे, तो हम लेखनी की तो आप सुनेंगे, कैसा जादू आपने चला रखा है, जो सब आपके इतने फैंस हैं। नृत्य हम नहीं करा सकते। बिल्कुल सही कहा। और सुबह का जो माहौल होता है कि बहुत अच्छा इसलिए भी होता है कि हम ईश्वर की आराधना भी कर सकते हैं, और एक साहित्यकार है, कवित्री है और गाना भी गाती हैं, तो मुझे लगता है रियाज के पर्पज से भी बहुत अच्छा वक्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ सुनाना चाहेंगी? जरूर प्रज्ञा। मेरा लिखा एक भजन है जो मुझे बहुत पसंद है और उसको कंपोज भी मैंने किया है, तो मैं वो सुनाती हूँ आपको। हे कृष्णा, मैं बंसी बन जाऊं, मधुर बंसी का गीत लिखूं। हे कृष्णा, मैं भूली सुधियों पर मधुर बंसी का गीत लिखूं। तू ही माला, तू ही मंत्र, तू ही पूजा, तू ही जंतर, क्या कहूँ सुध बुध बिसराई, मैं अपनी हार या जीत लिखूं। हे कृष्णा, मैं बंसी बन जाऊं, मधुर बंसी का गीत लिखूं। वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात है, आपकी आवाज बड़ी अच्छी है और आपने धन्यवाद। और आपने इतना खूबसूरत भजन सुनाया। जी धन्यवाद। मजा आ गया जी।
ऋषा जी, मैं जानना चाहूंगा कि कहते हैं कि जब इंसान आगे बढ़ता है तो उसका जो बचपन होता है उसके साथ हमेशा चलता है, क्योंकि बचपन की बहुत सारी खट्टी मीठी यादें होती हैं। जी। तो हम जानना चाहेंगे कि आपके जीवन की ऐसी कौन सी बचपन की खट्टी मीठी यादें जो आज भी आपके साथ साथ चलती हैं? बचपन मेरा बहुत खूबसूरत था। हम 5 भाई-बहन थे और पापा हमारे मतलब हमने पापा के कहते हैं ना, पापा की राज में बेटियाँ जो होती हैं बहुत खुश रहती खुश हैं, रहती बहुत हैं। राज करती हैं। हमारे पापा मम्मी ने हमें कभी ये नहीं समझा कि हम बेटियाँ हैं। मतलब मैं सबसे घर की बड़ी थी, तो मेरा मतलब मेरी पूरी कॉलोनी में मेरा नाम टॉम बॉय के नाम से था। अच्छा। मैं बहुत शरारतें करती थी, बहुत शरारतें करती थी। मतलब झूलों पे चढ़ जाना, ऊपर वो पाइपों पे चढ़ जाना, पेड़ों पे चढ़ना और कूदा-फांदी करना और साइकिल चलाना, बाहर किसी से भी लड़ के आ जाना। अच्छा। तो बस मतलब दादागिरी जिस तरह का जो होता था ना, तो वो बहुत एजुकेशन में हमेशा आगे रही और बचपन बहुत खूबसूरत था भाई-बहनों के साथ में। छोटे-छोटे भाई-बहन थे, बहुत प्यारे भाई-बहन हैं मेरे और मम्मा मेरी अब रही नहीं। तो लेकिन पापा हैं मेरे अभी बहुत क्यूट से हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं। तो बस यही है कि आज भी वो उनको मुझ पे इतना विश्वास है कि उनके बेटे बहू सब है, पूरा भरा पूरा परिवार है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी मैं बेटी हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि वो उनको कुछ भी तकलीफ होती है, कुछ भी कहना होता है या कोई भी ज़रूरत भी होती है ना, तो मुझे एक बार कॉल करते हैं, बेटा मेरा ये हो गया, तो मुझे ये करना है, वो करना है। तो बहुत मेरा बचपन बहुत खूबसूरत रहा। और शायद इसीलिए कहते हैं कुलदीप के है ना, पापा की परी होती है पापा की बेटियाँ। परी होती है, और बिल्कुल। जैसा कि है ना, माँ होती है, माँ के लिए तो सब पता ही है हाँ, कि हाँ। माँ बच्चे के लिए कितना बलिदान देती है, त्याग बिल्कुल, देती है बिल्कुल, बच्चों को पालने पोसने में। लेकिन एक पिता की जो भूमिका होती है वो भी बहुत अहम बहुत होती है। अहम जैसा होती कि है। आपने खुद ने अभी बताया बिल्कुल, बिल्कुल, कि बिल्कुल। पिता जो होते हैं वो नींव के पत्थर होते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। उनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर बिल्कुल, सकते। तो बिल्कुल। उन पिता के लिए आपने कुछ अगर लिखा हो आपके शब्दों के खजाने में से, तो कुलदीप मुझे लगता है हमें सुनना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बेशक, हम बिल्कुल, जानना मैं चाहेंगे। ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मेरी एक रचना है जो बहुत पसंद की जाती है, जी। क्योंकि माँ के ऊपर देखिए हर कोई लिखता है बिल्कुल। माँ के ऊपर, लेकिन पिता एक ऐसा शब्द है जो पिता मतलब एक हमारी ज़िंदगी की संपूर्ण धुरी होता है। बिल्कुल। हमारा जो बेस होता है हमारे पिता से ही होता है, हमारा और जीवन शायद पिता दूसरों के लिए गरीब होता है लेकिन अपने औलाद के लिए कभी हमेशा अमीर रहता है। जी। तो मेरे पिता को मैं समर्पित करती हूँ मेरी पंक्तियाँ, जी। पिता। तो किस तरह से बेटियों के लिए पिता एक क्या होता है, बिल्कुल। मतलब वो एक पिता दोस्त भी होता है बेटी का, एक बहुत अच्छा साथी होता है बिल्कुल। बेटी का। तो मैंने उनको अलग-अलग शब्दों के अंदर मैंने संयोजित करा है। तो मैं वो रचना प्रस्तुत करती हूँ। बिल्कुल। पिता। कन्या के जन्म लेते ही पिता ऐसा पिता बन जाता है, पल-पल बढ़ते रूपों संग उसका रूप ढल जाता है। जैसे बच्ची छोटी होती है तो बच्चा बन जाता है, बच्ची बड़ी होती है दोस्त बन बिल्कुल। जाता है। तो पल-पल बढ़ते उसके रूपों संग उसका रूप ढल जाता है। अपनी कन्या को गोदी लेते ही वो माँ जैसा बन जाता है। बहुत बढ़िया। अपने सीने से लगा प्यार से थपकाकर उसे सुलाता है। उसके रोने, उसके सिसकी पर वो लोरी भी बन जाता है। पलकों की कोरों पर अश्कों के मोती बीन-बीन कर लाता है। वाह! नन्हे-नन्हे कदमों संग हर पल वो बच्चा बन जाता है। नन्हे-नन्हे उसके कदमों संग हर पल वो बच्चा बन जाता है। अपनी बेटी की तुतलाती बोली में अपना बचपन जी जाता है। वाह, बहुत बढ़िया। तितली सी खिलती तनुजा का, जब थोड़ी बड़ी हो रही है बेटी, तितली सी खिलती तनुजा का फिर वो ऐसा साथी बन जाता है। उसकी मुस्कान हंसी खुशी के लिए कैसे यारियां निभाता है। उसकी मुस्कान उसकी हंसी खुशी के लिए कैसे यारियां निभाता है। स्वप्न सजाती वैदेही के लिए, बच्ची जब बड़ी हो रही है और उसके लिए कुछ लड़का देखना है, तो स्वप्न सजाती वैदेही के लिए जब वो जनक बन जाता है, अपने अनुभव और सामर्थ्य से बेहतर का राम ढूंढ के लाता है। अपने अनुभव और सामर्थ्य से बेहतर का राम ढूंढ के लाता है। ससुराल विदा होते ही आत्मजा का वो बाबुल भी बन जाता है। ससुराल विदा होते ही आत्मजा का जब वो बाबुल बन जाता है, अपने अंश वंश को भीगे नैनो संग वो डोली में बिठाता है। अपने अंश वंश को भीगे नैनो संग वो डोली में बिठाता है। और आखिरी पंक्ति पे ध्यान दीजिएगा। आंगन में उड़ती फिरती चिड़िया से के जाने का जब सूनापन छा जाता है,
आंगन में उड़ती फिरती चिड़िया का जब सूनापन छा जाता है, अपनी उम्र भी उसे लगा, अपनी उम्र भी उसे लगा, जीवन को हार मन्नतें मांगता रह जाता है। वाह, बहुत क्या बढ़िया, बात बहुत है, बढ़िया। बहुत ही प्यारी कविता है। मतलब पिता मतलब ताउम्र अपनी बेटी के लिए मन्नतें ही मांगता रहता है। और एक सुपर हीरो होते हैं पिता सुपर अपनी हीरो, बेटियों के बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल सुपर हीरो होते हैं। अच्छा, कुलदीप, मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी, आप इतना अच्छा लिखती हैं, ये सोच मुझे लगता है ये तो बाय बर्थ ही होती है, बिल्कुल। क्योंकि एक कवि जो होता है वो बनाया नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा कहते हैं कि कुछ हमारी प्रेरणाएं होती हैं, कुछ जी। शख्स हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं और उनकी प्रेरणाओं से हम उनके जैसा बनने की कोशिश भी करते हैं। तो अगर मैम आपकी बात करें निशा जी, तो आपके जीवन में वो प्रेरणा स्रोत कौन रहे? देखिए, मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी तो मेरी मदर जो है मेरी प्रेरणा स्रोत रही हैं, जी। क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी प्रेरणा से ही हूँ। आज हालाँकि आज वो नहीं है, तो हमें उनके जाने का बहुत दुःख है, हमें बहुत कमी महसूस होती है। लेकिन मेरी प्रेरणा स्रोत शुरू से मेरे हर काम में, क्योंकि मेरी मम्मी जो थी वो बहुत अपने आप में बोल्ड थी, बहुत बहादुर थी, वो एक योद्धा थी। मेरी माँ जो एक योद्धा थी, मैंने देखा है उनको। हम जिंदगी के अंदर कहते हैं कभी कभी बहुत दुख के दिन भी आते हैं। दुख के दिन में एक माँ अपने बच्चों को कैसे पालती है, कैसे संभालती है, तो वो हमने सब देखा है। माँ को टूटते भी देखा है, माँ को बिखरते भी देखा है, बहुत संघर्ष करते भी देखा है, लेकिन बहुत खुशी में भी देखा है माँ को। तो माँ मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। और आज मैं बहुत एक माँ की प्रेरणा से ही एक वर्कोहॉलिक हूँ। मैं बहुत काम करती हूँ और अपने माँ की प्रेरणा से ही मैंने लिखना सीखा था, क्योंकि मेरी पहली रचना मैंने माँ के ऊपर ही बनाई थी। उनके जाने के बाद, अच्छा, जब उनकी दाह संस्कार हुआ था, उसके बाद मैंने एक रचना लिखी थी। हालांकि लिखती बहुत पहले से थी, लेकिन वो रचना ने मेरे को एक ऐसी प्रेरणा दी कि मैं फिर लिखती चली गई और वो अनवरत सिलसिला चल रहा है। निशा जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि माँ सबसे बड़ी योद्धा होती है, और साथ में बखूबी आप भी एक माँ हैं, जी। और साथ में आज आप हमारे बीच में मौजूद हैं। पर लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि अक्सर कहते हैं कि बेटियां माँ के करीब नहीं होती जितनी अपने पिता के करीब होती है। जी। तो आपके जीवन में कभी कोई एक ऐसा पल आया जब आपको लगा हो कि हाँ, कि आज मैंने पापा का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, या पापा ने आपको विशेष मतलब प्रोत्साहन दिया हो कि वास्तव में आज मैं प्राउड फील करता हूँ कि मतलब मेरी बेटी वो निशा है? और ऐसा होता भी है कि अगर पिता को उसके बच्चे के नाम से जाना जाए कि ये देखिए निशा जी के पिता है, तो वो और ज्यादा गर्व महसूस करते हैं। जी। आज सुबह की ही परिस्थिति बता रही हूँ। जी। मेरे पिता का फोन आया, तुम्हारा इंटरव्यू है, ऑल द बेस्ट कहने के लिए। मेरे पिता को रोज मुझे सुबह 8 बजे फोन करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर मैं एक दिन भी एब्सेंट हो जाऊं तो वो बिल्कुल उनको बर्दाश्त नहीं होता कि आज तुम्हारा फोन नहीं आया, तुम कहाँ बिजी हो। तो मेरे पिता बहुत प्राउड फील करते हैं, इवन कि वो मेरी उपलब्धियां जो है लोगों को बुलाते हैं, अपने जानकार लोगों को बुलाते हैं, अपने दोस्तों को बुलाते हैं। आज भी वो इतने बुजुर्ग हैं तो भी जैसे बुजुर्ग लोग की सबकी शाम को बैठते हैं, उनके साथ दिखाते हैं, मोबाइल पे दिखाते हैं, देखो मेरी बेटी ने ये किया वो किया, तो उन्हें बहुत प्राउड फील होता है। बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपके पिता से आज भी मतलब कनेक्टिविटी बनी हुई है। वैसे तो आपने बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर आपने बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारे आपके लिखे हुए पत्र पत्रिकाओं के अंदर आर्टिकल छपे हैं, कविताएं कहानियां भी लिखी हैं, और साथ में पर लेकिन विशेष तौर से आपने महिलाओं के लिए बहुत कुछ लिखा है, और आप स्वयं एक विमेन एम्पावरमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है, हमारे बीच में मौजूद है। तो मैं ऐसी कविता सुनना चाहूंगा हमारे जो प्यारे से दर्शक इस वक्त जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए, कि जो आपने विशेष तौर से महिलाओं के लिए लिखी है, जो आपके सबसे ज्यादा दिल के करीब हो। महिलाओं के लिए मैंने वैसे बहुत रचनाएं लिखी है। मैं ज्यादातर कहना चाहिए कि एक वुमेन हूँ तो वुमेन को ही सपोर्ट करती हूँ, तो बहुत ज्यादा करती हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं हर एक को सपोर्ट करती हूँ। लेकिन हाँ, एक वुमेन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है। मैंने बहुत रचनाएं लिखी हैं, सुख की भी है, दुख की भी है, लेकिन मन जो औरत का होता है उसको लेकर के मैंने एक रचना लिखी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मुझे लगता है उसमें एक औरत का पूरा सार है उस रचना के अंदर। तो मैं वो आपके सामने पेश करना चाहूंगी। औरत का मन देखो क्या क्या लिखता है, क्योंकि औरत होती है ना, हमेशा सोचती रहती है कुछ ना कुछ, अंदर ही अंदर उसका दिमाग चलता रहता है, चलायमान रहता है। मेरा भी दिमाग बहुत चलता रहता है कुछ ना कुछ। तो औरत का मन देखो क्या क्या लिखता है। रूह को छूकर निकल जाए वो पन्ना लिखता है, क्योंकि जो भी आवाज निकलती है ना एक साहित्यकार के रूप में, औरत की जो भी आवाज निकलती है वो रूह से ही निकलती है। तो औरत का मन देखो क्या क्या लिखता है।
रूह को छूकर निकल जाए वो पन्ना लिखता है, आंधियों के जोर पर अपना हौसला लिखता है, या ममता से भीगा डुबका कोई कोना लिखता है, क्योंकि ममता की मूर्त भी होती है और आंधियों का जोर आए तो हिला नहीं सकता औरत को फूल कर। दिल में हिलोड़ती लाखों तमन्नाएं लिखता है, या सपनों के यहाँ वहाँ बिखरी हुई किरची भी लिखता है। सपने भी टूटते हैं औरत के, जब औरत लिखती है। दिल में हिलोड़ती लाखों तमन्नाएं लिखता है, या सपनों के यहाँ वहाँ बिखरी किरचें लिखता है। अपने हिस्से का आसमां ताकती दो आंखें लिखता है। बिल्कुल, अपना वजन तलाशती औरत हमेशा अपने हिस्से का आसमां ताकती दो आंखें लिखता है, या इंतजारी के डूबते पलों का वो कारवां भी लिखता है। उसे अपने अच्छे दिन के आने का, अच्छे दिन आएंगे उसका भी इंतजार रहता है। तो यह इंतजारी के डूबते पलों का कारवां लिखता है। अपनी जाबाजी से टकराती वो कोमलता लिखता है। औरत कोमल नहीं है लेकिन जाबाज भी है, तो अपनी जाबाजी से टकराती वो कोमलता लिखता है, या पत्थरों पर उसके आंसुओं का इतिहास लिखता है, या पत्थरों पर उसके आंसुओं का इतिहास लिखता है। रिश्तों पर अपने स्नेह का मखमली पैबंद भी लिखता है। बिल्कुल, रिश्तों पर अपने स्नेह का मखमली पैबंद भी लिखता है, या यायावर से जिंदगी का मौन आह्वान भी लिखता है। वाह, बहुत खूब। या यायावर से जिंदगी का मौन आह्वान भी लिखता है। औरत का मन देखो क्या क्या लिखता है। रूह को छूकर निकल जाए, जो गुजर जाए वो पन्ना लिखता है। बहुत बढ़िया। बहुत और आप जैसी हर नारी के लिए मैं कहना चाहूंगी, नारी तू ना रही। धन्यवाद। बिल्कुल, आपने सही कहा प्रज्ञा, और साथ में जिस तरह से आपने अभी इतनी बहुत खूबसूरत कविता सुनाई महिलाओं के लिए, और साथ में इस वक्त मैं बैठा हूँ 2 महिलाओं के साथ में, तो वही वास्तव अपने आप में बहुत बड़े गर्व की बात है। पर लेकिन कहते हैं कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, बिल्कुल। उतार आते हैं, चढ़ाव आता है, चढ़ाव जी। आता है, फिर वापस से उतार आते हैं। जी। तो आपके अब तक के जीवन में कोई ऐसी एक घटना जिसने आपको वास्तव में बहुत सोचने पे मजबूर किया हो और आपको एक नई प्रेरणा दी हो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, खट्टे मीठे अनुभव जिंदगी में बहुत आते हैं। मेरे को जिंदगी में आगे बढ़ने का एक चढ़ाव का एक बहुत अच्छा मौका भी आया, और उतार का भी बहुत मौका आया। मतलब उतार में ये है कि बिल्कुल वजूद जिसमें हिल जाता है, तो ऐसा भी मेरे साथ जिंदगी में हुआ है। और एक आप बहुत सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं, उस और बढ़ते हैं, उससे प्रेरणा आपको, जब आप नीचे होते हैं एकदम आ जाते हैं धरती पे, तब आपको उस प्रेरणा से ही आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे बहुत खट्टे मीठे अनुभव हैं मेरी जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, जो बहुत अच्छे भी हैं और बहुत मेरे को कभी कभी बहुत दुखी भी करते हैं। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आपको दुखी नहीं करेंगे, जी, हम जी। सब अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अपने दर्शकों को भी खुश रखना होता है। जी। निशा जी, अभी कुछ वक्त पहले आपने नमस्ते जयपुर का जिक्र किया था। हाँ। नमस्ते जयपुर करके आप एक ब्लॉग भी लिखती हैं, जी। और इस ब्लॉग ने आपको देश विदेशों में मशहूर किया है। जी, जी। कुलदीप, मैंने जब इनके ब्लॉग पढ़े तो मुझे भी हंसी आई, मुझे भी अच्छा लगा। तो ये कहाँ से ये प्रेरणा मिली और क्या है ये नमस्ते जयपुर? नमस्ते जयपुर एक ये मेरा कहना चाहिए सिग्नेचर बन गया है आजकल, क्योंकि नमस्ते जयपुर के लोग इतने एडिक्ट हो गए हैं कि अगर मैं जैसे कभी किसी मिस कर देती हूँ और 1-2 दिन अगर नहीं लिखती हूँ तो लोग बाग पूछने लग जाते हैं एवरीथिंग इज ओके ना। तो मेरे को ये लिखना भी जरूरी हो जाता है, अब ये मेरे लिए लिखना जरूरी होता है। फीलिंग्स होती है, अपने आप आती है, कभी समसमाइकी आती है, कभी आजकल के माहौल पे आती है, कभी पॉलिटिकल वे में आती है, कभी हमारे कोई अच्छा दिन होता है जैसे कि कोई त्योहार है उसको लेकर के है। तो मैं अब मेरी 4 लाइन तो स्टार्टिंग की मैं खुद की लिखती हूँ, जो बिल्कुल ओरिजिनल मेरी लिखी होती है। लेकिन उसमें थोड़ा सा तड़का डालने के लिए मैं कभी कोई फिल्मी गाना ऐड कर देती हूँ, 2 लाइन उसकी, या कभी कोई चीज ऐड कर देती हूँ, और फिर लोगों से ही पूछती हूँ कि आप मतलब उस फर्स्ट वाली लाइन से कनेक्ट करके कि आप तो ऐसे ना थे। हाँ। तो एक प्रेरणादायी होता है। इस नमस्ते जयपुर से मुझे अभी एक बहुत रोचक घटना हुई थी मेरे साथ। अच्छा। कि कुछ दिनों पहले ही मैं जा रही थी मार्केट में, तो कुछ कॉलेज के स्टूडेंट थे, तो उन्होंने जस्ट सड़क पे थूका, और मैं इस चीज को कहीं भी होती हूँ, चाहे मैं गाड़ी में भी होती हूँ, कहीं भी होती हूँ, या कहीं बाहर भी जा रही होती हूँ, मुझसे रहा नहीं जाता, मैं बिल्कुल हो जाती हूँ शुरू। तो एक अच्छे नागरिक की पहचान है। हाँ, तो मैं शुरू हो जाती हूँ। तो मैंने उनको तीनों को बुलाया, मैंने कहा ये क्या है,
तो वो बोले कि नहीं सॉरी आंटी सॉरी आंटी। मैंने कहा कि बेटे गलत बात है ना, या आप ही इसको हमारे हिंदुस्तान को, आप जैसे अभी नौजवान हो, आप जैसे नौजवान की जरूरत है, आप ही स्वच्छ नहीं रखोगे तो कौन रखेगा। और फिर क्या आपने कभी घर पे अपने थूक के देखा ऐसे करके? फिर आपकी मम्मी क्या करेगी? मम्मी क्या करेंगे? कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे, फिर मैं पूरे रास्ते सोचती थी तो मैंने उसके ऊपर भी 4 लाइनें लिख दी। अच्छा। रस्ते रस्ते कोने कोने सड़कें गलियां सड़ी पड़ी, लाल पीक को थूकते हैं करे जुगाली घड़ी घड़ी, कैसे स्वच्छ रहेगा भारत, कैसे होगी शान बड़ी, गुटके तंबाकू की देखो कैसी ये लत पड़ी। वाह। तो बस ये है कि मुझे मौका मिलना चाहिए, कोई भी प्लॉट तैयार हो जाना चाहिए माइंड में और बस मैं लिख देती तो हूँ। ये हमारे दर्शकों के लिए एक संदेश भी है कि जो आजकल की नौजवान पीढ़ी है जो अपने मार्ग से भटक रही है, उसको इन चीजों को त्यागना होगा। जो भी इस तरह के नशे हैं इनसे दूर रहना होगा, क्योंकि अगर हम अच्छे रहेंगे तो हमारे देश का भविष्य अच्छा रहेगा। जी मैम, ये तो बात हो गई अभी आप जो लिखती हैं। हाँ। लेकिन अगर हम कुछ बचपन की बात करें तो वो जो तुतलाती आवाज में जो बोला जाता है ना, बड़ी प्यारी सी बड़ी प्यारी मतलब लगती है वो। तो आपने बोला कि आपने तो शुरू बचपन से ही लिखना शुरू कर दिया था, तो उस तुतलाती आवाज में और वो जो अधकच्चा सा मन होता है, बच्चे का दिमाग होता है, वो उसी हिसाब से लिखता है। तो कुछ याद है आपने कुछ पहली क्या लिखी थी कविता? आपकी कोई वो ऐसी पहली है ना मतलब कविता हो जिसको आपके पेरेंट्स ने कहा हो कि सुनाओ, या आपके स्कूल में आपने कभी सुनाई हो और वो आज भी याद हो आपको? मेरी पहली कविता तो वो मैं मेरी भी नहीं कह सकती हूँ क्योंकि पहले का ये होता है कि जब हम नया नया लिखना सीखते हैं ना तो कहीं इधर से उठाया कहीं उधर से उठाया, ये होता है क्योंकि हम जब तक लोगों को पढ़ेंगे नहीं, लोगों से सीखेंगे नहीं, जब तक हम लिखना नहीं सीख सकते। तो ये है कि बचपन से स्कूलों में तो कविताएं जब अगर बोलने का टाइम आता था तो इतना दिमाग उस समय चलता नहीं था कि हमें ना देखें। तो फिर ये होता था कि हमारे जो पुराने लेजेंडरी साहित्यकार हैं उन्हीं को ही हम देख करके और पढ़ करके और कुछ लिखते थे, जो भी हमें मौका मिलता था, लेकिन हमें ये मौका छोड़ती नहीं थी। तो कहना चाहिए एक नींव जो है ना उस समय से ही चल रही थी मेरे साहित्यकार होने की। हाँ, कॉलेज जमाने में आकर के बहुत डायरियां भरी हैं क्योंकि होता है ना कि कोई ना कोई लड़कियां होती हैं तो उनका मन बहुत चलायमान रहता है, तो उस हिसाब से कुछ भी देखती है तो उसके ऊपर ही कुछ अच्छा तो सोच लेती है। आप जैसे तो लिखते हैं, हम तो सिर्फ सोच ही सकते हैं। हाँ, तो लिखती है तो बस उस समय सोचा करती थी और डायरियों के अंदर बंद होता गया सब। और मुझे कुछ हल्का सा याद आ रहा है, प्यार परिचय को पहचान बना देता है, गीत वीरान बना देता है, ऐसा कुछ था। तो वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल भी। तो इस तरह से और ये प्यार, ये वो वाला प्यार नहीं है, कॉलेज वाला प्यार नहीं है, ये कविताओं वाला प्यार है। तो इसलिए ये मैंने एक लाइन लिखी थी, शब्दों से प्रेम था, तो ये मैंने लिखा था उस समय। तो बहुत पुरानी रचना है मेरी और मतलब आज भी मेरे संकलन के अंदर है शामिल, मेरे प्रथम पेज के ऊपर ही मेरी डायरी में रहती है वो रचना। तो ये है, उसके बाद तो बहुत अनगिनत लिखा है हमने। तो वही है कि हमारा जो कहना चाहिए जो एक नींव होती है, नींव मजबूत होती है, वो इन्हीं शब्दों से ही आगे मजबूत होती है। प्रज्ञा, इसी बात के ऊपर मेरे को एक बात याद आई कि एक्चुअल आजकल जो गाने आ रहे हैं वो गाने बड़े तुकबंदी वाले आ रहे हैं। बिल्कुल, कहीं से कोई शब्द उठाया किसी के साथ जोड़ दिया, फिर कहीं से कोई शब्द उठाया वो कहीं से साथ जोड़ दिया। और आजकल के वक्त में वो गाने आते तो बड़े जोर शोर से हैं, पर लेकिन कुछ समय बाद वो सारे गाने भूल भी जाते हैं। तो इस प्रकार के साहित्य को लेकर के आप क्या विचारधारा रखती हैं, आपके क्या सोच है? देखिए, इस तरह के साहित्य के लिए मेरी सोच यही है कि हमारे जो लेजेंडरी साहित्यकार रहे हैं, जो पहले का साहित्य होता था, जो पहले का फिल्मी 4 दशक हमारे गए हैं, 60, 70, 80, 90 के, वहाँ के लिरिक्स आज हमारे जबान पे इतनी रहती है। आज के लिरिक्स जो है मतलब कुछ है ही नहीं किसी का, जैसा आपने सही कहा कि किसी की टांग उठाई, किसी की कुछ उठाई और बस वो एक तैयार कर दिया। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा है माहौल में कि वो आपको एक बार सुनने में, मैं ये नहीं कहती हूँ आज बहुत अच्छी भी है लिरिक्स है, बहुत अच्छी गाने भी हैं, लेकिन वो थोड़े से समय के बाद सुनने में अच्छे लगते हैं, आपने एक बार सुन लिया, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा माहौल ही बना हुआ है कि हमारी जबान पे वही गाने रहते हैं जो कि चले आ रहे हैं अभी तक।
वही लता जी के गाने हैं, वही सब तरह के गाने हैं, और वही मोहम्मद रफ़ी जी के गाने, वही किशोर कुमार जी के गाने हैं जो हमारे दिल को गुदगुदाते हैं। और मैं मेरे हस्बैंड हम इतने फैन हैं पुराने लेजेंडरी सॉन्ग्स की कि हमारे पूरी सुबह हमारी भजन के साथ शुरू होकर के 1 घंटे हमारे पूरे फिल्मी सॉन्ग्स ही चलते हैं पुराने जमाने के। तो एक काम करें फिर क्यों ना इनकी एक प्यारी सी आवाज के अंदर एक प्यारा सा गाना सुन। और जब लता मंगेशकर जी का आपने नाम लिया है तो हाँ। उनका गाना हम नहीं सुने तो हो ही नहीं सकता, और आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत भा जाएगी, तो कुछ अच्छा सा हो जाए। मेरे दिल के जो करीब है, मुझे बहुत पसंद है गाना मेरी आवाज में पहचान। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। बहुत मैं उसकी 4 लाइन सुनाऊंगी आपको। जी। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज की पहचान है, कर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। जी जी। आजकल का युवा किताबों से बहुत दूरी बनाता जा रहा है, ऐसा देखने को आ रहा है, क्योंकि जब से डिजिटलाइजेशन का युग आया है, हर कोई इंसान अपने मतलब लैपटॉप के ऊपर है या फिर उसके साथ में मोबाइल के साथ में बहुत लंबा समय वक्त गुजारता है, वो एक उनकी लाइफ का एक अभिन्न अंग बन गया है। जी। तो ऐसे समय में आप जैसी साहित्यकारा, एक ऐसी कवियत्री, आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहूँगी कि देखिए, कंटिन्यू मोबाइल पे लगे रहना या लैपटॉप में लगे रहना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और अन्य कारणों से भी बहुत हार्मफुल है। और चूंकि एजुकेशन डिजिटलाइजेशन हो गई है, आजकल पूरा सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो इनकी ज़रूरतें भी हैं, ये करना भी ज़रूरी है। आज वर्क फ्रॉम होम है तो कंटिन्यू लोग सेटिंग करते हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन ये है कि हमें अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, वो खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। और अच्छे साहित्य को पढ़िए, अच्छी सी किताबें पढ़िए, बहुत आप जितना पढ़ेंगे ना उतना ही सीखेंगे। मैं आने वाली यूथ को यही कहूँगी, जितना पढ़ेंगे आप उतना ही सीखेंगे और उतना ही इम्प्रूवमेंट भी करेंगे आप। तो इसलिए डिजिटलाइजेशन ज़रूरी भी है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि आज ना तो वो उस तरह की एजुकेशन रही, ना कुछ पुराने ज़माने का सब कुछ रहा, बहुत ज़माना बदल रहा है और हमें उसे अडॉप्ट भी करना है। लेकिन हम इससे अलग भी नहीं हट सकते, अछूते भी नहीं हैं, लेकिन साथ ही हमें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, अपने लिए वक्त निकालना चाहिए कि आप जो है अच्छे साहित्य को पढ़िए और अच्छी बुक्स को पढ़िए, बुक्स को भी टाइम दीजिए। लाइब्रेरियाँ, आज लाइब्रेरियाँ सुनी पड़ी रहती हैं, आप देखिए बहुत कम यूथ होगा जो आपको कहीं लाइब्रेरी में बैठा हुआ बुक पढ़ते हुए दिखेगा। पहले के ज़माने में लाइब्रेरियों की ना जगह ही नहीं मिलती थी बैठने की, तो यही था कि लाइब्रेरियाँ खाली पड़ी हैं, सुनी पड़ी हैं, तो हमें थोड़ा, और उससे क्या था, मोमेंट भी आएगा, शरीर में मोमेंट आएगा। आप एक जगह बैठे रहेंगे, सिटिंग करते रहेंगे, तो वो आपके लिए स्वास्थ्य के हिसाब से भी हार्मफुल है। बिल्कुल। निशा जी ऐसा कहते हैं कि जब हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं उसके बाद हमें जब अच्छा सम्मान मिलता है तो वो सम्मान हमें और भी अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, और आपकी झोली में तो बहुत से सम्मान गिरे हैं, तो कुछ ऐसे सम्मान जो आपकी लाइफ के लिए हमेशा के लिए अचीवमेंट बन के रह गए हैं और वो बहुत आपको खुशी देते हैं। देखिए, सम्मान तो अगर आप एक छोटा सा एप्रिसिएशन भी देते हैं तो बहुत अमूल्य होता है, बहुत अमूल्य होता है। लेकिन हाँ, मेरे लिए एक मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट ये रहा कि मुझे अचानक से पांवटा साहिब में एक प्रोग्राम था पंजाबी समाज का, तो मुझे वहाँ पे बुलाया